अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? ठीक हो? जी ठीक, आप कैसे हैं सर? शुक्र अल्लाह का। स्टार्ट करें बेटा। जी जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली कंफर्म करें आपके पास आवाज़, स्क्रीन, वीडियो सब ठीक है। आज हम इनकम टैक्स स्टार्ट करेंगे जो कि आपका एक 60 मार्क्स के करीब होगा। अच्छा, अब इनकम टैक्स के साथ साथ आपने सेल्स टैक्स को भी रिवाइज करते रहना है ताकि आपका ग्रिप जो है उस पर अच्छा हो जाए और एज ए रिजल्ट आप उसके जो मार्क्स हैं वो सिक्योर कर सके, एंड पेपर पास कर सके। स्ट्रेटजी आपको पता है। अच्छा, फैन को बंद कर दें या कम कर दें, क्योंकि इसकी वजह से या ओके आवाज़? ओके, आवाज़ ठीक है ऑनलाइन बेटा? आवाज़ में कोई इशू तो नहीं है? अच्छा भाई, सबसे जी पहले जो सर, है ना, एवरीथिंग ओके। इनकम टैक्स में जो आज आप सीखेंगे स्ट्रेट अवे, जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है उसको मैं पहले करवाऊंगा टाइम की कमी की वजह से। बहुत फास्ट ट्रैक कोर्स है, तो इसीलिए हमने स्टार्ट में ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ करनी है। और वो क्या है? इनकम टैक्स में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि इनकम टैक्स के कम से कम भी 4 से 5 सवाल बनेंगे। और ये जो सवाल होंगे इसमें 60% न्यूमेरिकल होंगे और 30-35% जो क्वेश्चंस होंगे वो थ्योरी के। उसमें कोई केस स्टडी भी होती है एक, और इसके अलावा एक आध प्योर थ्योरी का भी सवाल होगा, और एक तो आपको एमसीक्यू का पता ही है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो मैं एग्जैक्ट आपको बताता जाऊंगा कि किस पे कैसे सवाल बनता है। इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल दो मॉडल्स पे बनता है, एक सैलरी बेस्ड, एक बिजनेस बेस्ड। ये दो मॉडल्स हैं उसके। अच्छा, आज आप जब स्टडी करेंगे तो मैं चाहता हूँ कि आज आपके पास जो मास्टर शीट है उसके टैक्स रेट सामने होने चाहिए। तो जिसके पास मास्टर शीट फिजिकल कॉपी में है प्लीज़ निकाल लें, नहीं तो आपको मैं यहाँ पे शो करूँगा कि आपके सवाल में जैसे इनकम टैक्स आपकी कैलकुलेशन आएगी तो क्या आएगा। इनकम टैक्स की कैलकुलेशन में आपसे पूछा जाएगा टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। ओके, क्या पूछा जाएगा? टैक्सेबल इनकम एंड सेल्स टैक्स पे क्या पूछा जाता है? टैक्स लायबिलिटी, रिफंड और कैरी फॉरवर्ड। तो यहाँ दो बातें पूछी जाती हैं, कौन सी? टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, राइट। अच्छा, अब चूंकि देखिए हमारे पास ना टाइम कम है, तो कुछ छोटी छोटी बेसिक्स हैं। छोटी छोटी बेसिक्स जैसे मैं अभी सिर्फ उसका नाम जिक्र करूंगा, मगर ये कवर थोड़ा आगे चल के करूंगा क्योंकि इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। जिस पे सवाल बनता है मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, राइट। अच्छा, इनकम टैक्स का भी एक चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन याद है किसको कहते हैं? जो टैक्स इम्पोज करता है। तो इनकम टैक्स में टैक्स इम्पोज करने वाले सेक्शन को सेक्शन 4 कहा जाता है, ठीक है। ये हम स्टडी कर रहे हैं आज इनकम टैक्स, और इसमें जो सेक्शन टैक्स इम्पोज कर रहा है वो है सेक्शन 4। सेक्शन 4 ने इम्पोज किया है कौन सा टैक्स? इनकम टैक्स, राइट। ये टैक्स इम्पोज किया गया है किस पे? पर्सन पे, ठीक है। कौन सा पर्सन? जिसके पास टैक्सेबल इनकम हो। कितने टैक्स पीरियड की? आपको टैक्स पीरियड का पता है, टैक्स ईयर की। यहाँ पे मंथ नहीं है, यहाँ पे पूरा टैक्स ईयर है। और कैसे लायबिलिटी पता चलेगी? जब हम उस पर टैक्स रेट्स अप्लाई करते हैं। ये कहलाते हैं 4 की कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स। क्या कहलाते हैं? 4 की कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स, या फिर फंडामेंटल्स हैं इनकम टैक्स के। बताएं 4 की कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं? पर्सन, दूसरा टैक्सेबल इनकम, टैक्स ईयर और टैक्स रेट। सवाल पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट क्या करना होता है? टैक्सेबल इनकम, ओके। और इस पे अप्लाई करते हैं क्या? इस पे अप्लाई करते हैं टैक्स रेट्स। तो रिजल्टिंग अमाउंट क्या कहलाता है? टैक्स लायबिलिटी। दोनों इसी तरह होंगे, तो कनेक्टेड है सारी चीजें, ओके। अच्छा, अब पर्सन की फिर फर्दर टाइप्स होती हैं। पर्सन सबसे पहले हैं कितने? पर्सन से 7।
ठीक है। 7 पर्सन हैं जिनको कहा गया है इनकम टैक्स में कि ये पर्सन होंगे, जिसमें सबसे पहले इंडिविजुअल जो ह्यूमन बीइंग होगा, नेचुरल पर्सन। एओपी यानी एसोसिएशन ऑफ पर्संस, एसोसिएशन ऑफ पर्संस यानी पार्टनरशिप। उसके बाद कंपनी, ठीक है, ये एक कैटेगरी है पर्संस की। उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी पर्सन होगी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, क्या, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एंड लोकल गवर्नमेंट्स, ये टैक्स लॉ में, इनकम टैक्स में कंपनी की डेफिनेशन में आती है, इनको अलग नहीं लिखते, ये कंपनी की डेफिनेशन में होती है। ओके, इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट। उसके अलावा फॉरेन गवर्नमेंट भी, कोई भी किसी भी और मुल्क की गवर्नमेंट भी पर्सन है। फिर एक है पॉलिटिकल सब डिवीजन, पॉलिटिकल सब डिविजन्स ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, ये शॉर्ट करके मैं लिख रहा हूं, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। इसमें क्या था, एम्बेसीज, सब डिवीजन होती है ना किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट की, तो उसके डिपार्टमेंट्स होंगे, ठीक है, उसकी एजेंसीज होंगी। तो हमारे मुल्क में रेलिवेंट कौन सी एजेंसी है, उनकी एम्बेसी। और उसके बाद आता है पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यूएन वगैरह ये आ जाते हैं, ठीक है। अब आप इन सब चीजों पे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, F2 में ये दो आते हैं बस। कौन से आते हैं, न्यूमेरिकल की हद तक सवाल इंडिविजुअल का बनेगा या एओपी का बनेगा। एओपी का क्या मतलब है, ऑनलाइन बेटा, पार्टनरशिप। ये मैं जैसे क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ा नहीं रहा, मेंशन कर रहा हूं, ये बुनियादी चीजें, मगर इस पे फोकस इसलिए नहीं रखूंगा शुरू में ही क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं इन पे टाइम, हाँ अगर आप मुझे रेगुलर बैच में आओगे तो मैं इनको शुरू में अच्छे से समझा के फिर आगे बढ़ूंगा, मगर नॉट इन दिस फास्ट ट्रैक, क्योंकि अगर इसी में फंसे रहेंगे तो टाइम ही निकल जाएगा। तो असल चीज है सवाल तक पहुंचना। ओके ओके बात बेटा। अब इन सारे पर्सन्स को टैक्स में दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दो कैटेगरीज में इन सातों पर्सन्स को डिवाइड किया गया दो कैटेगरीज में, और दो कैटेगरीज कहलाती हैं रेजिडेंट पर्सन, नॉन रेजिडेंट पर्सन, रेजिडेंट पर्सन और नॉन रेजिडेंट पर्सन, ठीक है। इनके रूल्स होते हैं पूरे, इस पे सवाल बनता है। इस पूरी में जो आपके सामने है ना, उसमें अगर सवाल बनता है तो फिर इस चीज पे बनता है, किस चीज पे, इस पे एक सवाल बनता है जो कि भी 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये एग्जामिनेबल है, ये एग्जामिनेबल टॉपिक है, मगर ऑब्वियसली 2-3 मार्क्स का है, तो ये बाद में कवर होगा। ओके होगी बात। तो कुछ पिक्चर बन रही है आपकी, तो चीजें कैसे कनेक्ट होंगी, मगर इसमें आपको जो याद रखने की बातें हैं वो 4 सेट टर्म्स, और वो कौन से, ए पर्सन, टैक्सेबल इनकम, टैक्स ईयर और टैक्स रेट्स। अच्छा, अब इसके अंदर वापस आता हूं, टैक्स ईयर के लिए बताता हूं। टैक्स ईयर की 3 टाइप्स हैं, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। कौन सी टैक्स ईयर मैंने बोले, इसकी हैं टैक्स ईयर की 3 टाइप्स। ये सारी चीजें मेंशन कर रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा प्लीज, कोई ये ना समझे कि इतना तेज पढ़ाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सबसे पहले कौन सा आता है, नॉर्मल टैक्स ईयर। दूसरा क्या आता है, स्पेशल टैक्स ईयर। तीसरा क्या आता है, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। आज सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल टैक्स ईयर 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, 30 जून पे एंड होता है। इसके लिए इंपॉर्टेंट एंडिंग होती है, किसी भी साल का जो टैक्स ईयर होगा वो कैसे एंड होगा, रेट्स का भी मैं मेंशन कर दूंगा। तो इस रिजल्ट आपको आज से ही प्रैक्टिस और न्यूमेरिकल की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, जो इनकम टैक्स में बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल काम है। इनकम टैक्स में आप कोई महीने से पहले प्रैक्टिस करा सको, मगर है हमारे पास 2 महीना, तो पहले दिन प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ ताकि डे 1 से आपका काम शुरू हो जाए, ठीक है बेटा। तो आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या है आज समझना, आज आपने ये समझना है कि इनकम टैक्स कैलकुलेट होता कैसे, तो उस तक ले जाने के लिए कुछ चीजें लिख रहा हूं सिर्फ, जो आगे चल के डिटेल में कवर होगी, सही है। अच्छा, नॉर्मल टैक्स ईयर किसे कहते हैं, आप बोले 2 चीजें उसके बारे में। नॉर्मल टैक्स ईयर पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीने का पीरियड होगा, और नो एंडिंग बताओ, तो यूं बोले नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है, पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंडिंग ऑन, बस एंडिंग ऑन
30 जून। आए बेटा थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। देखिए सपोज करते हैं कि हमारे पास एक टैक्स ईयर है और वो टैक्स ईयर 1/7/25 से स्टार्ट हुआ और अभी 30/6/26 पे एंड हुआ। ये टैक्स ईयर है कौन सा है? नॉर्मल टैक्स ईयर है। कैसे पता चला नॉर्मल टैक्स ईयर है? ये देखिए उसकी एंडिंग, इससे पता चला, एंडिंग से पता चलता है। अगर 30 जून एंडिंग हो तो क्या कहलाएगा? नॉर्मल टैक्स ईयर। ओके, तो इसको हम कहेंगे टैक्स ईयर, क्या नाम देते हैं? एंडिंग वाले साल से नाम पड़ता है इसका, जहां पे एंड हो रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे? टैक्स ईयर 2026। ओके हो गई बात। चले अब आप मुझे बताएं टैक्स ईयर 2018 बिगिनिंग एंड एंडिंग बताएं। एक साथ क्या लिखूं? 17, शाबाश। और 30/6/18 क्योंकि नाम एंडिंग से पड़ता है। ओके बेटा, ऑनलाइन समझ आ गया आपको? जी सर, समझ गया। अच्छा, व्हाट इफ के मैं आपको कहूं कि एक टैक्स पेयर को कैलेंडर ईयर एज टैक्स ईयर दिया गया था। कैलेंडर ईयर किसको कहते हैं बेटा? कैलेंडर ईयर कहते हैं जनवरी टू दिसंबर को। ठीक है, ये टैक्स ईयर दिया गया था, एज अ टैक्स ईयर दिया गया है, तो तुम्हारा टैक्स ईयर क्या होगा? कैलेंडर ईयर। बताएं कौन सी टाइप का टैक्स ईयर है ये नॉर्मल नहीं है। क्यों नॉर्मल नहीं है? क्योंकि ये 31/12 पे एंड होगा। ठीक है, किस पे एंड होगा? 31/12 पे, राइट। तो अगर एक टैक्स ईयर 31/12 पे एंड हो, विच मीन्स के ये नॉर्मल टैक्स ईयर नहीं है। नॉर्मल कब एंड होता है? 30/6 पे एंड होता है। तो इसका मतलब ये फिर क्या बन जाता है? स्पेशल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर कहते हैं अगेन पीरियड ऑफ 12 मंथ्स को, मगर एंडिंग ऑन अ डेट अदर देन 30th जून। जो 30 जून पे एंड होगा वो क्या कहलाएगा? जो 30 जून के अलावा किसी भी डेट पे कहलाएगा, ये आता है। हो जाएगा यार? ओके हो गई बात। वापस आए। अब मुझे एक बात बताएं, पर्सन में आपका वास्ता पड़ेगा 3 से। कौन से? इंडिविजुअल, ईओपी, कंपनी। कंपनी थ्योरी की हद तक है बस, या एमसीक्यू की हद तक है, बाकी से हमारा वास्ता नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास जब सवाल आएगा ना, तो मोस्टली चांस क्या है? हाँ, एओपी का भी सवाल आता है, दोनों भी आ सकते हैं। न्यूमेरिकल की कंप्यूटेशन या तो किसी ह्यूमन बीइंग की, नेचुरल पर्सन की कराएगा या पार्टनरशिप की कराएगा। कंपनी का न्यूमेरिकल हमारे कोर्स में नहीं आता, कंपनी का न्यूमेरिकल 6 में है। ओके बात। अब टैक्स ईयर क्या आएगा? नॉर्मल। इसका मतलब ये सारी चीजें गिवन होंगी, राइट है ना। और फिर उस पर रेट अप्लाई करेंगे, रेट पे भी मैं जाऊंगा थोड़ा बाद में। अब आते हैं टैक्सेबल इनकम पे। आपको पर्सन का कुछ आइडिया है? कुछ आइडिया हुआ थोड़ा सा कि हाँ इसकी कोई वो बेशक याद ना हो, बट कुछ तो आइडिया हुआ ना। टैक्स ईयर हो गया ना। अब हम आते हैं उस चीज पे जिसपे सवाल बनता है। मैंने कहा ना मैं लिख लूं जो बाद में ये एग्जामिनेबल नहीं है सिवाय रेजिडेंट के। ओके, एग्जामिनेबल इसलिए नहीं है कि कोर्स में नहीं, ऐसे नहीं है, इसलिए नहीं कि इसमें सवाल नहीं बनता, मगर अगर बना ले तो फिर आपका पढ़ा हुआ होगा। ओके, आए बेटा आज के लिए इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट करते हैं। यहां से अब आपका शुरू हो रहा है इंपॉर्टेंट, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले इनकम को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, इनको हम हेड ऑफ इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हेड ऑफ इनकम। लिखिए जरा। सबसे पहले हेड ऑफ इनकम आता है सैलरी। सैलरी एम्प्लॉयमेंट इनकम होगी। उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस। उसके बाद आता है कैपिटल गेन्स। उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, कितने हेड्स हो गए? 5। इसमें सैलरी, इसमें आती है कौन सी इनकम? एम्प्लॉयमेंट इनकम, जो एम्प्लॉई अर्न करता है। प्रॉपर्टी इनकम में क्या आता है? रेंट, जो आप वैसे ही आगे चल के सारा आपको ना फिंगर टिप्स पे होगा। रेंट, कौन सा रेंट? जो लैंड और बिल्डिंग से आए, सारे रेंट्स नहीं। इसमें सेल ऑफ प्रॉपर्टी नहीं आता, इसमें सिर्फ रेंट आता है, लैंड और बिल्डिंग से। तो घर का रेंट, ऑफिस का रेंट, ठीक है, प्लॉट का रेंट, ये इसमें आ जाता है। इनकम फ्रॉम बिजनेस सबको पता है, बिजनेस से आता है। कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी बिकने से, प्रॉपर्टी बिकने से। अब वो प्रॉपर्टी में क्या आएगा?
इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आ सकती है, मगर सबसे ज्यादा शेयर्स भी आ सकते हैं, मगर प्रॉपर्टी बिकने से जो गेन आता है वो यहाँ आता है। और जो इनकम फर्स्ट 4 हेड्स में कवर नहीं होती वो अदर सोर्स में चली जाती है। कुछ आइडिया हुआ आपको? मुझे ये आइडिया नहीं चाहिए, मुझे हेड्स के नाम चाहिए बस। बता सकते हो? बताए क्या? सैलरी। अब देखिए, अगर आप सेक्शन 11 है इनकम टैक्स लॉ का जो शेड्यूल करता है, वो सैलरी को इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं लिखता, तो हम भी नहीं लिखेंगे, हम उसको सिर्फ सैलरी कहेंगे। ओके, कैपिटल गेन को इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नहीं कहता। तो याद रखना, इनकम फ्रॉम हर जगह इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है? जरा ये केयर करनी पड़ेगी आपको ताकि एक्यूरेट हो आपका। तो सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके ओके बात। अच्छा, अब रेवेन्यू कैसे रेवेन्यू से एक्सपेंस माइनस करें तो प्रॉफिट आ जाता है, रेवेन्यू से एक्सपेंस माइनस करें तो प्रॉफिट आ जाता है। एग्जैक्ट ये फार्मूला यहाँ पे भी है, मगर रेवेन्यू को हम कहते हैं अमाउंट चार्जेबल। क्या कहते हैं? अमाउंट चार्जेबल। अमाउंट चार्जेबल का क्या मतलब है? रेवेन्यू, उस हेड की इनकम जो आपने कमाई, उस हेड की इनकम कहलाएगी अमाउंट चार्जेबल। इससे लेस करेंगे एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को हम कहते हैं डिडक्शंस अलाउड। टर्म्स चेंज हो रहे हैं सिर्फ, डिडक्शंस अलाउड वो माइनस करते हैं। जब एक्सपेंस माइनस हो जाए रेवेन्यू से तो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। यहाँ पे कहलाता है इनकम अंडर द हेड। क्या कहलाता है? इनकम अंडर द हेड, ये याद कर लें। और आपके पास पांचों हेड्स में इनकम आ गई। अब आपने देखा होगा मैंने एक जगह नेगेटिव नहीं लाया, और वो है सैलरी, क्योंकि सैलरी में डिडक्शन अलाउड नहीं है। सैलरी में एक्सपेंस माइनस नहीं होता, उसकी ग्रॉस अमाउंट को ही इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में, इनकम फ्रॉम द हेड या इनकम अंडर द हेड कहते हैं। अच्छा, अब एक बात सर तवज्जो सुनिएगा, जब हम टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो पाकिस्तान में टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन में जरूरी क्या है कि हम उसको क्लासिफाई करेंगे। सारी इनकम सिंगल बास्केट में नहीं जाएगी, हर इनकम को हम डिपेंड करती है कि किस हेड में लेके जाएंगे। ये हेड ऑफ इनकम में अमाउंट चार्जेबल का पता होना जरूरी होगा। तो आपका जब सवाल आएगा ना तो एग्जामिनर खुद थोड़ी बताएगा कि किस हेड की इनकम है, यू हैव टू वर्क आउट, मगर आराम से कर लोगे। एक किस हेड में सवाल बना, ठीक है? अब सवाल पता है कैसे बनता है? एक हेड मेजर लेगा, एक या दो माइनर लेगा। अब नॉर्मल मॉडल क्या है? सैलरी पे सवाल बनेगा तो साथ में प्रॉपर्टी जो माइनर है, कैपिटल गेन जो माइनर है, अदर सोर्स जो माइनर है, इसमें से दो एक डाल देगा उसमें। बिजनेस पे सवाल बनेगा, उसके साथ भी प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन या अदर सोर्स कर देगा। ये बड़ा रेयर है कि एक ही सवाल में बिजनेस भी हो और सैलरी भी हो, क्योंकि आमतौर पे एक साथ करना मुश्किल होता है। तो सवाल जब बनता है, मैंने क्या कहा, किन दो मॉडल्स पे बनेगा? सैलरी बेस्ड या बिजनेस बेस्ड। इसका मतलब 5 हेड में 3 हेड छोटे हैं। कौन से? प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और ये माइनर है। और मेजर कौन से? सैलरी और बिजनेस, ठीक है? सैलरी और बिजनेस। देखिए आप ना सेंस जी भाई चल रहा है, हाँ हाँ ग्रीन है बेटा, ऑनलाइन बेटा सही है ना, सारी चीजें सही है। देखिए एक बात समझिएगा मेरी, जी सब सही है कि आपने एक गलती नहीं करनी। आईकेप की बुक देख के ये फैसला नहीं करना कि इतना कोर्स हो गया इतना नहीं हुआ, क्योंकि कुछ टॉपिक्स आईकेप में 36 सफे के होंगे, लगेगा हमें 1 घंटा। कुछ टॉपिक आईकेप के 2 पेज के होंगे, 2 पेज के, लगेगा हमें 1 हफ्ता। क्योंकि एक्चुअली आप कंटेंट से नहीं बता सकते कि उसकी वर्थ क्या है, उसको समझने में कितना टाइम लगेगा। और जो मैं आपके लिए ये बेस बनाने पे मेहनत करता हूँ ना, यही जाके हेल्प करता है आपको चीजों को आसान करने में। सेंसेटिक्स आपके सामने है, थैंक यू। आपने सवाल देखे थे, कर लिए, कुछ के लिए तालियां बजाई कि उसको लानते दी। अब उसके बावजूद भी कुछ किसी ने नहीं बनाया होगा तो मैं चांस दे रहा हूँ, प्लीज कर, क्योंकि आई वांट टू मेक श्योर कि हर बच्चे ने ये 3 सवाल किए हों तो मैं अगले 17-20 सवाल दे दूं, ठीक है? तो इसलिए मैंने कहा अभी तो रुक जाओ, ये तो अभी इसी में फंसे हुए हैं। कि मैं वेट कर रहा था कितना जल्दी रिस्पॉन्स आ रहा है, इतना जल्दी रिस्पॉन्स नहीं आया। 3 सवाल
ये देखो उसको सवाल तक नहीं पता है शहजादे, बस ये जाके बम फोड़ के चला जाता है, देखता ही नहीं है कि काम क्या हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, क्रिटिसिज्म भी अच्छी बात होती है, होनी चाहिए, उससे भी बेहतरी होती है। ठीक है, तो चले बेटा आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, सवाल जब बनेगा सैलरी प्लस 2 हेड 3 हेड। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। देखिए अब क्या होगा, एक एक हेड इंपॉर्टेंट है, डिटेल में जाएंगे हम, मगर उससे पहले सवाल जब बनता है ना बेटा, उसका एक स्ट्रक्चर समझ लो, स्ट्रक्चर समझ लो ताकि आपको पता हो हम कैसे लेके चलेंगे। सवाल मुकम्मल अगर ऐसे बनता है तो 5 हेड्स करते 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 हमें लग जाएगा अच्छा खासा टाइम। मगर होगा क्या, होगा ये कि इस सवाल के अंदर मैं मिसाल देता हूं, 80% या 85% जो कंटेंट होता है ना वो हेड्स ऑफ इनकम से आता है। ये सवाल जब बनाते हैं ना, वो हेड ऑफ इनकम से ही सवाल बन रहा होता है। तो हेड्स ऑफ इनकम टाइम लेते हैं पढ़ते, हेड्स ऑफ इनकम को पढ़ते हुए में थोड़ा टाइम लगेगा, 1 2 3 हफ्ते लग जाएंगे। मगर एंडिंग के टॉपिक्स जो है ना, वो कोई 15% टॉपिक्स इधर है। ठीक है, जिसमें क्या क्या आ जाता है, जिसमें टैक्स क्रेडिट आ जाता है, ये एक टॉपिक है टैक्स क्रेडिट। जिसमें क्या आ जाता है, जिसमें एक डिडक्टेबल अलाउंस का टॉपिक आ जाता है। जिसमें क्या आ जाता है, जिसमें टैक्स रेट्स आ जाते हैं। अब अगर मैं यूं पढ़ाऊंगा कि ऊपर से नीचे जाऊंगा, तो आपको पता है हर सवाल में ये 15% की ट्रांजेक्शन होती है, तो प्रैक्टिस तो करा ही नहीं पाऊंगा ना। मेरी बात समझ आ रही है, प्रैक्टिस कराने के लिए इंतजार करना पड़ेगा 5 हेड एड होने का, ऐसे मैं नहीं करूंगा। इसीलिए मैं स्टार्ट किससे कर रहा हूं, इससे, ताकि जैसे ही एक हेड खत्म हो जाए उसकी प्रैक्टिस शुरू हो जाए, दूसरा हेड खत्म उसकी प्रैक्टिस शुरू हो जाए, क्योंकि हर सवाल में लाजमी है 15% चीजें आती है। तो पहले वो करा रहा हूं जिसकी वजह से हमारी आईकेप के पास पेपर की प्रैक्टिस जल्दी शुरू हो जाएगी। ओके होगी बात, ये मेरी स्ट्रेटेजी है बेटा, इस तरीके से मैं लेके चलूंगा। अब इस 15% में क्या आता है, इस 15% में आता है टैक्स क्रेडिट, इस 15% में आता है टैक्स रेट, इसमें ये आता है। ये सारी चीजें आप सीखेंगे 1 1.5 क्लास के अंदर ही, जल्दी सीखेंगे, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, अच्छा बेटा जल्दी से आए आगे। अब ये बेटा एक काम कीजिएगा अहमद, ये शीट शेयर कर दीजिएगा आज, ठीक है ना, सबके साथ ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा। इसमें जो नोटिंग नहीं कर सका तो वो बाद में नोटिंग कर ले। अच्छा बच्चों अब तवज्जो चाहिए, देखें आपने जो ऊपर देखा ना, जो मैंने नोट्स बनाए थे, उसको मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ और कंप्लीट करके एक सवाल लिखता हूँ। यानी सवाल का मतलब ये नहीं कि कंप्लीट सवाल, और फौरी से आपको सिखाना शुरू करता हूँ। जो मैंने लिखा था वो रिपीट तो करो जरा, बताओ मुझे क्या होगा। कितने हेड से, 5, कौन से, सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन्स और शाबाश इनकम फ्रॉम बिजनेस। ओके, हर हेड में क्या करेंगे हम, अमाउंट चार्जेबल, शाबाश, क्या लिस्ट करेंगे, अलाउड, जरूरी है उसका नाम है डिडक्शन अलाउड। ओके, फिर क्या मिलेगा, इनकम अंडर द हेड। हर हेड में डिडक्शन अलाउड है सिवाय सैलरी के। ऑनलाइन ठीक है बेटा। अब इस वजह से हमें जो इनकम अंडर द हेड आएगी, सैलरी के ग्रॉस अमाउंट को हम लेके आएंगे। अब आगे, अब आगे, अब जैसे ही इनकम अंडर द हेड मिल गया, तो ये ऐसे नहीं, हम एक्चुअली जो इसको हम वर्टिकल कैलकुलेट करते हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं होता। पेपर पे पहले सैलरी, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसका ऑर्डर ये ना जरूरी नहीं है। पहले आप कोई भी हेड, आपके सवाल में अगर पहला जो ट्रांजैक्शन है सैलरी नहीं है, पहले उसने डेटा दिया है बिजनेस का, बिजनेस कर लो, फिर सैलरी की ट्रांजैक्शन है वो ऐड कर लो। याद रखना सैलरी और बिजनेस भी एक साथ आ सकता है, मना नहीं है, मगर आता नहीं है। ओके बेटा, इसके बाद क्या होगा, सबको ऐड कर लेंगे। किसको ऐड कर लेंगे, सम ऑफ ऑल हेड्स को, सबको ऐड करेंगे। जैसे इसके इनकम अंडर द हेड सारे जमा हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो एक टॉपिक बाद में आएगा, बहुत बाद में, और वो क्या, कि व्हाट इफ के किसी हेड में नेगेटिव फिगर हो। नेगेटिव फिगर का क्या मतलब है, लॉस। व्हाट इफ के लॉस हो, तो इस पे पढ़ेंगे आप, लॉस को सेट ऑफ करना, लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना। ठीक हो गई बात, वो भी सम ऑफ ऑल हेड्स करते वक्त हमें कंसिडर करना होता है, मगर ये शुरू का टॉपिक नहीं है। तो सम ऑफ ऑल हेड्स होगा, सम ऑफ ऑल हेड्स होगा, उसमें लॉस सेट ऑफ हो जाएगा। अगर आपने पढ़ने के बाद ही कर पाओगे, अभी नहीं कर पाओगे। सम ऑफ ऑल हेड्स क्या है,
इनकम अंडर द हेड को ऐड कर लेना, सिंपली ऐड कर लो। ओके बेटा, उसके बाद क्या होगा सुनिएगा, अगर आपके पास कोई एग्जेम्प्ट इनकम है सवाल में तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे, ऐड एग्जेम्प्ट इनकम हो जाएगा, क्योंकि इनकम दो किस्म की है, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। आप कौन सी कैलकुलेट कर रहे थे, आप टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट कर रहे थे, आप टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट कर रहे थे, मगर सवाल में एग्जेम्प्ट इनकम भी हो सकती है, मसलन एग्रीकल्चरल इनकम, तो उसको यहाँ ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो टोटल इनकम कहलाएगा, क्या कहलाएगा, टोटल इनकम। मगर वो जो ऐड किया था ना हमने, वो सिर्फ डिस्क्लोजर पर्पस के लिए था, ठीक है, डिस्क्लोजर पर्पस के लिए था, क्योंकि वो तो एग्जेम्प्ट है, उसको टैक्स थोड़ी करेंगे, तो फौरी से डिस्क्लोज करके फिर लेस कर देंगे, एग्जेम्प्ट इनकम फौरी से लेस हो जाएगी, क्योंकि उस पर टैक्स नहीं लगाना। जैसे ही हमने लेस किया तो अब जो हमें टोटल इनकम मिल रही है, वो टोटल इनकम अब मिल रही है कौन सी, नेट ऑफ एग्जेम्पशन। ये जो नेट ऑफ एग्जेम्पशन होगी ना, जिसमें एग्जेम्पशन माइनस की होगी, इससे एक रिडक्शन होती है, जो आपका आज का टॉपिक है, डिडक्टेबल अलाउंसेस। क्या बोला मैंने, डिडक्टेबल अलाउंसेस, ये अलाउंस में ब्रीफ करके लिख रहा हूं, ये माइनस करेंगे हमें हमारी रिक्वायरमेंट मिल जाएगी, और वो क्या है, टैक्सेबल इनकम। याद रखिएगा, ये डिडक्टेबल अलाउंसेस इस इनकम को जीरो से बिलो रिड्यूस नहीं कर सकते, नॉट बिलो जीरो। इसका मतलब क्या है, अगर टोटल इनकम है 100 और डिडक्टेबल अलाउंस है 105, तो नीचे टैक्सेबल इनकम 0 होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। अब चंद चीजें मुझे यहाँ आपको सिखानी है कि डिडक्टेबल अलाउंस है कौन से, है कौन से। डिडक्टेबल अलाउंस 3 है बेटा, आपकी बुक में 4 दिखेंगे, नोट्स में भी 4 दिखेंगे, मगर 4 नहीं 3 है। एक को कहते हैं ज़कात, एक को कहते हैं वर्कर वेलफेयर फंड, एक को कहते हैं वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। ये लिख लो तो आगे बढ़ूंगा। वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, WPPF, वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, ये दोनों फंड्स, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, ये वर्कर की वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के फंड्स हैं। इन फंड्स में जो पेमेंट करेगा वो पेमेंट उसके लिए रिडक्शन बनेगी, तो सब नहीं करते, चंद लोग करते हैं पेमेंट इसकी। एग्जामिनर क्या करेगा, आपको तीनों में से कोई एक अमाउंट दे देगा, आपने माइनस करना है यहाँ से। मगर ज़कात के बारे में आज बात करेंगे, सिर्फ ज़कात के बारे में। ज़कात इज डिडक्टेबल अलाउंस कब बनता है, जब ज़कात बैंक के जरिए हो, शाबाश। ज़कात हम अगर खुद देंगे ना तो ये यहाँ नहीं आएगा, ज़कात सिर्फ उसी वक्त यहाँ से माइनस होता है जब ज़कात को हमने ज़कात एंड उशुर ऑर्डिनेंस के तहत पे किया हो। ज़कात एंड उशुर ऑर्डिनेंस के मुताबिक, ज़कात एंड उशुर ऑर्डिनेंस के मुताबिक ज़कात को एट सोर्स बैंक काट लेता है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे करता है। याद रखिएगा, अगर तो हमारा ज़कात गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तक गया, फिर वो उसने मुस्तहिकीन ऑफ ज़कात तक पहुंचाया, तो हमें टैक्स में फ़ायदा होगा, वरना नहीं होगा। हम खुद अगर ज़कात बैंकिंग चैनल से भी पे करेंगे किसी गरीब को डायरेक्टली, हमें ये फ़ायदा नहीं होगा, वो डिडक्टेबल अलाउंस नहीं बनेगा। डिडक्टेबल अलाउंस ज़कात कब बनता है, जब वो ज़कात एंड उशुर ऑर्डिनेंस के तहत पे हुआ हो। उसकी निशानी क्या है, वो एट सोर्स ज़कात कट जाता है। बस इतना पता होना चाहिए। अब इससे आगे मैं बात नहीं करूंगा, सिर्फ रिपीट करूंगा, कुछ कॉन्सेप्ट पक्के करवाऊंगा, आगे मैं अगले कॉन्सेप्ट पे जाके आज ही आपको कैलकुलेशन सिखा दूंगा, ठीक है बेटा। चलो बताओ बेटा, अब सबसे पहले अगर मुझे 1 सेकंड दे दो बेटा अनस, मुझे ये इंश्योर करना है कि बेटा आपको ये समझ आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे स्टेप्स मुझे पक्के होने चाहिए। स्टार्ट करते हैं दोबारा, बताएं इनकम की कितनी क्लासिफिकेशन है, कौन सी? सैलरी, इनकम फ्रॉम, पूरा लफ्ज बोलो, सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन्स, और इनको क्या कहते हैं पांचों को?
हेड्स ऑफ इनकम। हर हेड ऑफ इनकम की कैलकुलेशन का फार्मूला अमाउंट चार्जेबल लेस या माइनस डिडक्शंस अलाउड, तो रिजल्टिंग अमाउंट क्या कहलाएगा? ओके बेटा, अब हर इनकम अंडर द हेड में एक्सपेंस या डिडक्शंस माइनस होती है सिवाय सैलरी की। ओके हो गई बात। नेक्स्ट स्टेप क्या है? सम ऑफ ऑल हेड्स, उस इनकम अंडर द हेड को सम कर लेंगे। सम ऑफ ऑल हेड में क्या ऐड करेंगे? तो हमें क्या मिलेगा? टोटल इनकम। फिर क्या करेंगे? तो ऐड क्यों किया था? सिर्फ डिस्क्लोजर के लिए। जैसे ही हमने एग्जैम्प्ट इनकम लेस की तो हमें जो अब टोटल इनकम मिली नेट ऑफ एग्जाम्पशन, इससे क्या माइनस होगा? डिडक्टेबल अलाउंसेस। क्या माइनस होगा? डिडक्टेबल अलाउंसेस। और कौन से डिडक्टेबल अलाउंसेस? 3, ज़कात, वर्कर वेलफेयर फंड। इसमें आपको ज़कात की कैलकुलेशन, वर्कर वेलफेयर फंड या वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन की कैलकुलेशन नहीं करनी होती, वो फिगर गिवन होगी, आपने उसको माइनस करना है सिर्फ। मगर ज़कात कब माइनस होगा, कब नहीं होगा? अगर खुद पे करोगे तो माइनस नहीं होगा, जब वो एट सोर्स कट के गवर्नमेंट को मिलेगा और उसके जरिए लोगों तक पहुंचेगा तो मिलेगा। तो इसके लिए ये क्या होगा? ज़कात एंड इंश्योर ऑर्डिनेंस के तहत लिखा होगा। यहाँ तो लिखा होगा ज़कात वाज पेड अंडर ज़कात एंड इंश्योर ऑर्डिनेंस। ये निशानियां बताई गई होंगी। निशानियां क्या है? एट सोर्स बैंक ने काट लिया था। ओके ओके बात, ये याद हो सकता है आपको? अभी हो गया यार? बोल सकते हैं कि ओके? आप ऑनलाइन बेटा ओके बोलो तो आगे बढ़ो। सर जी जी बेटा। सर अगर हम गवर्नमेंट को नोटिस करें कि ज़कात हम खुद देंगे तो फिर डिडक्शन अलाउ करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। वो सिर्फ बैंक को बोल सकते हो कि आप हमारा ज़कात ना काटें, हम खुद पे करेंगे। इनकम टैक्स में डिडक्टेबल अलाउंस सिर्फ उसी वक्त होगा जब गवर्नमेंट के पास पैसे जाए, यानी बैंक काट के गवर्नमेंट को पे करे। हम पे करेंगे, हमें नहीं मिलेगा। अनस ठीक है बेटा, कर लिया नोट? आगे बढ़ो। जी सर जी। चले ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा कंफर्म कर लें तो आगे बढ़ो। देखिए अब आपने ना नेक्स्ट स्टेप सीखना है। एक स्टेप सीख लिया आज का। मैंने कहा था 3 चीजें हैं जो कि बॉटम के 15% में आती हैं। वो बॉटम के 15% को मैं इंश्योर करूंगा ना तो प्रैक्टिस जल्दी करा पाऊंगा। और वो बॉटम के 15% में एक आता है डिडक्टेबल अलाउंस। आपने देखा डिडक्टेबल अलाउंस कहाँ है? आपने समझ आ गई कैसे लेस होगा, कहाँ लेस होगा। फिर अब दूसरे 2 पॉइंट्स की तरफ जा रहा हूँ। एक है क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट, एक है रेट। उस तक पहुंचाऊंगा तो मैं आपको आज ही प्रैक्टिस कराऊंगा और फिर मैं कुछ वर्क आपको बोलूंगा कि ये आप इन नंबर्स पे जाके प्रैक्टिस कर लो। अच्छा बेटा आप ये बात सुनो। देखिए अब हम आते हैं, आपने कैलकुलेशन कर ली टैक्सेबल इनकम की, राइट? किसकी कैलकुलेशन कर ली? टैक्सेबल इनकम की। कैसे कैलकुलेट किया आपने? आपने अमाउंट चार्जेबल से लेके यहाँ तक पहुंच गए थे, पहुंच गए ना? तो इस फिगर पे हम लगाते हैं टैक्स रेट्स। क्या लगाते हैं बेटा? ये टैक्स रेट्स हमें गिवन होते हैं पेपर में, पेपर में गिवन होते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के फर्स्ट शेड्यूल में गिवन है। इसको अभी हम पढ़ेंगे टैक्स रेट्स, जब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में ये रेट्स गिवन होते हैं। उसका तरीका सीखेंगे हम आज ही। तो टैक्स रेट जैसे ही अप्लाई करते हैं तो हमें जो रिजल्टिंग अमाउंट होता है वो कहलाता है टैक्स लायबिलिटी। ये लायबिलिटी आ गई। तो हाउ टू कैलकुलेट इनकम टैक्स लायबिलिटी बताएं? हम कहेंगे जी टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट्स। ये है इनकम टैक्स लायबिलिटी का तरीकेकार कैलकुलेशन। ये है इनकम टैक्स लायबिलिटी, ठीक है? टैक्सेबल इनकम पे टैक्स रेट्स अप्लाई होंगे, टैक्स लायबिलिटी मिल गई। मगर लायबिलिटी में से कुछ रिडक्शंस होती हैं, रिडक्शंस। ये रिडक्शंस क्यों होंगी? क्योंकि एडवांस इनकम टैक्स पे किया है तो माइनस करेंगे। भाई अगर आपने एडवांस में इनकम टैक्स पे किया तो माइनस होगा ना। कुछ एक्टिविटीज की हैं जिसको लॉ कहता है मैं इंकरेज करना चाहता हूं, इंसेंटिव दे रहा है, ये करोगे तो टैक्स कम करूंगा। मसलन डोनेशन दोगे, डोनेशन दोगे और डोनेशन की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मीट करके करेंगे। हम अभी नहीं जाएंगे रिक्वायरमेंट्स में। डोनेशन दोगे तो अब आप आज सिर्फ 2 चीजें सीख लें यहाँ पे। एक, इसमें वैसे 3 किस्में हैं टैक्स क्रेडिट की। टैक्स लायबिलिटी से जो भी रिडक्शन होगी वो क्या कहलाएगा? टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट क्या है? एनीथिंग व्हिच रिड्यूसेस टैक्स लायबिलिटी। तो हमें आखिरी जवाब मिल जाता है टैक्स पेएबल। ये है लास्ट बॉटम। ओके, इसमें भी रिफंड आता है जो बाद में आप सीखेंगे इसमें, मगर सेल्स टैक्स की तरह रिफंड इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। तो टैक्स क्रेडिट्स का पता होना चाहिए। टैक्स क्रेडिट पर 3 किस्म के हैं।
एक कहलाता है फॉरेन टैक्स क्रेडिट, जो आप आगे पढ़ेंगे, अब नहीं पढ़ सकते। फॉरेन टैक्स क्रेडिट, फॉरेन टैक्स क्रेडिट का मतलब है इनकम बाहर से भी कमाई थी, वहां पे भी टैक्स लग गई थी, तो इसलिए इसको हम सबसे पहले माइनस करते हैं। फिर बेटा ये ग्रुप है, ग्रुप ऑफ टैक्स क्रेडिट, इसमें कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिनको इनकरेज करना चाहता है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट दो ही है, जिसमें से आज मैं लिख रहा हूं डोनेशन, बस बाकी छोड़ दें, बाकी आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। डोनेशन दोगे ना तो आपका टैक्स कम होगा, कैसे हम पढ़ेंगे। और तीसरा क्या है, आपने अगर एडवांस टैक्स दिया है, एडवांस टैक्स दिया है, इसी ऑर्डर में माइनस होते हैं, पहले फॉरेन टैक्स क्रेडिट, फिर ग्रुप में से जो भी गिवन होंगे, और आखिर में एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स के अलावा विद होल्डिंग टैक्स भी इसमें शामिल होता है, विच मीन्स आपने अगर ड्यूरिंग द ईयर टैक्स पे किया है वो माइनस कर लो। तो आपके पास, अब मुझे ये रिवाइज कराएं तो आगे बढ़ो। सबसे पहले टैक्सेबल इनकम आया, उस पर रेट लगाएंगे, फिर क्या मिलेगा, उससे क्या माइनस करेंगे, तो क्या मिलेगा। क्रेडिट की कितनी टाइप्स है, कौन सी। ऑनलाइन बेटा ये समझ आया आपको, समझ आया आपको। अगर एक भी बच्चा ऐसा हो जो कहे नहीं सर मुझे नहीं समझ आया, तो मैं रुक जाऊंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा। और अगर तो आपको समझ आ चुका है तो फिर ठोको ताली, ताकि आप जा रहे हो पहले दिन ही प्रैक्टिस पे। आइए जरा कैलकुलेशन सीखते हैं। चले शाबाश बेटा, आ जाए, बिस्मिल्लाह। बेटा एक हम सवाल बनाते हैं, उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी डालते हैं ताकि आज ही आपको अंदाजा हो जाए। अच्छा जी, सबसे पहले टैक्स क्रेडिट में एडवांस टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स। एडवांस टैक्स ड्यूरिंग द ईयर पे होता है ना बेटा। आप एक ही चीज समझो, मगर आगे चल के इसकी भी डिटेल में जाएंगे हम। अभी अब आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि हर एक ये सारा कोर्स ही तो था, हर एक चीज की कंप्लीट डिटेल थोड़ी मैंने बताई है। मैं सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस किया है कि ये चीजें यूं होती हैं, तो जो हमने मकसद हासिल करना था कर लिया। आए असल चीज की तरफ आ रहे हैं, जिसकी बेसिस पे आपका 15% जो नीचे बॉटम है ना वो पक्का होगा, तो मैं टॉप पे चला जाऊंगा, ठीक है। चले बेटा, मिस्टर ए, बल्कि यूं लिखता हूं, ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2026,
चलो बेटा, ये आपका सवाल है लिखे, तो इसको करते हैं, आज सीखते हैं इसके। लिखे तो कंफर्म कर ले बेटा। लिख लिया ऑनलाइन बेटा, कंफर्म कर लें। मोमिना लिख लिया? जी सर लिख लिया। ताहा, सहर, मेरा, कशमाला, अनस सब लिख लिया बेटा। चले अब देखिए, अब आपने ना वो पहले जो ऑर्डर सीखा था वो क्या था? पहले हेड्स ऑफ इनकम, हेड्स ऑफ इनकम पहले कितने हेड्स हैं इसमें? 3। तो मैंने लिखी दिए ना 3। एग्जामिनर ट्रांजैक्शंस देगा जो आप खुद क्लासिफाई करोगे, ये प्रॉपर्टी है, ये अदर सोर्स है, ये सैलरी है, ये आपको लिख के नहीं देगा, खुद करना पड़ेगा। कौन से हेड से इसमें? सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बोलो, अभी बाद में बोल देना प्रॉपर्टी, जब पक्का तो हो। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कौन सा? वो जो रेंट फ्रॉम शॉप है। और तीसरा सोर्स। ओके, हेड्स ऑफ इनकम एग्जामिन हो गए, उसके अंदर इनकम अंडर द हेड कैलकुलेट करेंगे ना? चल आए कैलकुलेट कर। अच्छा, अब इनकम टैक्स में जैसे सेल्स टैक्स में फॉर्मेट बहुत जरूरी था ना, उसके बगैर आपका सवाल मुश्किल हो जाता, तो मैंने स्टेप्स बना के आपको दे दिया। इनकम टैक्स में ऐसे नहीं है, इसमें स्टेप्स तो हैं मगर ऐसे, इसमें फोकस किस चीज पे होना चाहिए? मैकेनिकल स्टेप्स पे नहीं, कॉन्सेप्ट पे। इसमें मैकेनिकल स्टेप्स नहीं है, ये कर लो, ये कर लो, वो इतने आसान है कि अभी आपने कर लिए, अभी स्टेप्स कर लिए ना आपने। सबसे पहले क्या करेंगे? अमाउंट चार्जेबल, उससे क्या लेस करेंगे? डिडक्शन अलाउड। किस हेड में डिडक्शंस नहीं है? सैलरी में। इनकम अंडर द हेड मिल गया, क्या करेंगे? उसको सम करेंगे, सम करते वक्त लॉस भी सेट ऑफ हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? एड एग्जैम्प्ट इनकम, फिर क्या होगा? टोटल इनकम, फिर क्या लेस करेंगे? एग्जैम्प्ट। अब जो टोटल इनकम मिलती है इससे क्या करेंगे? डिडक्टेबल अमाउंट लेस करेंगे। जो माइनस तो करेंगे मगर रिड्यूस बिलो जीरो नहीं करेंगे। रिजल्टिंग अमाउंट क्या कहलाएगा? टैक्सेबल इनकम। क्या लगाएंगे उस पे? रेट। क्या मिलेगा? टैक्स लायबिलिटी। क्या माइनस करेंगे? क्रेडिट्स। क्या मिलेगा? खत्म। यही तो स्टेप्स, मैकेनिकल यही तो था। इसमें कोई मैकेनिकल वैसे नहीं है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पुख्ता होगा, नहीं। और ये याद करने से सवाल होगा भी नहीं। जैसे वहां स्टेप याद करोगे तो सवाल ही हो जाएगा, यहाँ स्टेप्स याद नहीं होगा। यहाँ फोकस शुड बी ऑन द कॉन्सेप्ट। ओके, आए जरा, हेड नोट्स इसमें भी होते हैं बेटा, वही सेम हेड नोट्स यहाँ पे भी आपको लिखने पड़ेंगे। तो नेम क्या है? मिस्टर ए। पर्पस क्या है? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, फॉर टैक्स ईयर, टैक्स ईयर ये 2026 कब स्टार्ट हुआ होगा, कब एंड हुआ होगा? नहीं, एग्जैक्ट बताएं ना आप, डेट बताएं। 2025 नहीं, डेट क्या है? 1 जुलाई 25 से स्टार्ट हुआ होगा और
30 जून। June. अच्छा, एग्जामिनर ना बताए कि कौन सी टाइप का टैक्स ईयर है तो हम कहेंगे नॉर्मल है, स्पेशल होगा तो बताया जाएगा, नॉर्मल का नहीं बताया जाता, ऐसे नॉर्मल टैक्स ईयर तो 30 जून पे एंड हुआ होगा। ओके भाई। अब हेड ऑफ इनकम, जैसे वहां पे ना हर किसी की हेडिंग दे रहे थे तो यहाँ पे भी हेडिंग देंगे। फर्स्ट हेड कौन सा है? सैलरी, उसकी हेडिंग आएगी। ठीक है, सैलरी में क्या ट्रांजैक्शन है? एक ही ट्रांजैक्शन है। आगे जाएंगे ना तो डिटेल्स होंगी, ये लिया वो 3 4 5 6 10, तो एक एक ट्रांजैक्शन आएगी, इसीलिए हेडिंग देना जरूरी है। हेडिंग दे फिर ट्रांजैक्शंस लाएं। तो इसमें तो चूंकि हमारे पास ट्रांजैक्शन ही कोई नहीं है, सारी चीजें बनाई मिल रही हैं, तो चलो हमने ये ले लिया, तो हमें इनकम अंडर द हेड सैलरी मिल गया। मिल गया तो हम क्या लिखेंगे? इनकम अंडर हेड, हर किसी की ट्रांजैक्शन ऐसे आगे चल के होगी। सेकंड हेड पे आए, सेकंड हेड क्या हेड भाई? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सही हो गया भाई, ये हेड है। अब इसमें क्या होगा? इसमें डिडक्ट इनकम आएगी, डिडक्शंस माइनस होंगी। अब की बार सिर्फ हमें क्या गिवन है? बस रेंट फ्रॉम शॉप, वही ले लो। तो मैं अभी पढ़ा थोड़ी ना हूँ हेड्स, ये तो हेड्स पढ़ेंगे ना, ये तो मेजर टॉपिक्स है हमारा, ये तो 85% यही सीखेंगे आप। चलो ये भी हो गया इनकम अंडर द हेड, ठीक है ना। तो ये फॉर्मेट इसी तरह चलेगा जैसे मैं आपको लेके चल रहा हूँ अभी। चले भाई, ये भी हो गया। तीसरा हेड क्या है जी? इनकम आई फोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अच्छा जी, इसमें क्या कितनी ट्रांजेक्शन है भाई? एक ही है। चलो भाई, ये आ गई ट्रांजेक्शन, ये आपका आ गया अमाउंट। ऑनलाइन बेटा समझ आ रहा है ना? ये आ गया। अब करके दो इनकम अंडर द हेड को नेक्स्ट स्टेप बताओ। नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई? नेक्स्ट स्टेप क्या है? हेड ऑफ इनकम हो गए ना सारे। अब क्या होता है बताएं? सम ऑफ ऑल हेड्स। सम ऑफ ऑल इसलिए लिख रहे हैं, 5 नहीं लिख रहे क्योंकि सवाल में 2 3 कितने भी हो सकते हैं ना। तो सम ऑफ ऑल हेड्स बताएं क्या करूं? सम ऑफ ऑल हेड्स सबसे पहले मैं ये उठाया, ये उठाया, ये ऐड कर लिया, हो गया अभी सम ऑफ ऑल हेड्स। ऑनलाइन बताएं, हो गया? उसके बाद क्या करूं? एड एग्जाम्प्ट इनकम है भाई, सवाल में कोई एड एग्जाम्प्ट इनकम है? अब क्या है वो? हमारे पास एड एग्जाम्प्ट इनकम है भाई, एग्जाम्प्ट इनकम जो कि है एग्रीकल्चर इनकम, भाई वो ऐड कर लो यहाँ पे। ओके हो गया भाई। अब क्या कहलाएगा? टोटल, ये टर्म्स हैं, टोटल इनकम, ये भी ऐड कर दो भाई, ये आपकी टोटल इनकम है। हो गई? क्या करूं भाई? लेस क्या? वही एग्जाम्प्ट इनकम जो कि एग्री इनकम है भाई, कर लो लेस। तो आपको बेसिकली वही सम ऑफ ऑल हेड्स मिलेगा, और इसको आप नेट टोटल इनकम कह सकते हो। नेट इसलिए कि नेट ऑफ एग्जाम्पशन हो गया आप, ठीक है टोटल इनकम, मगर क्या है? नेट ऑफ एग्जाम्पशन कर दिया हमने। वही ये हमेशा बराबर होता है सम ऑफ ऑल हेड्स के। अब बताएं क्या करूं? लेस, क्या करूं? लेस डिडक्टेबल अलाउंस कौन सा गिवन है गिवन ज़कात। ज़कात का खुद दिया है या ज़कात एंड ऑर्डिनेंस के तहत है? निशानी मिल गई, माइनस कर लो भाई ज़कात। ज़कात अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, एंड उशर ऑर्डिनेंस, ठीक है। कितना ज़कात दिया इसने? 75,000 माइनस कर लो, ये डिडक्टेबल अलाउंस माइनस हो रहा है भाई, माइनस कर लो। अब क्या कहलाएगा? टर्म चाहिए मुझे, टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम। ले भाई, आपका रिक्वायरमेंट नंबर 1 बीट हो गया, पहले दिन ही आपने ये सीख लिया टैक्स, माशाल्लाह। किसको टेंशन दी कि भाई कोर्स टाइम पे होगा कि नहीं होगा? किधर है वो? हैं? अच्छा, अब क्या करें? टैक्स रेट लगाएंगे, उसमें से माइनस करेंगे वो। ओके, अब जरा एक तवज्जो से सुनिएगा बेटा, देखें एक्चुअली, अच्छा मुझे किसी
स्टूडेंट की कॉल आई जो कि फाइनल में है, तो उनको भी पता चला था कि मैं इस्लामाबाद में आ गया, तो कराची से हैं। तो बड़ा उसको अफसोस है, सर आप क्यों चले गए? मैं इधर ही हूँ, मुल्क ही तो है, इधर भी आऊँगा इधर भी आऊँगा, दोनों जगह पे हूँ, मेरा प्रेजेंस तो दोनों जगह रहेगा। तो कह रहे सर इस्लामाबाद के बच्चों तो बड़े खुश हो रहे होंगे। मैंने कहा कि तुम्हें क्या मसला हो गया? कहते हम यहाँ पे पहले खुश होते थे, कुछ भी होता था आपके पास आ जाते थे। तो बेटा असल में क्या है, जो आप अभी सीख रहे हैं ना, वो इस तरह है कि वो ऐसे नहीं है कि जैसे आमतौर पे होता है पढ़ के पढ़ाता होता ना, तो यकीन कर लें 6 महीने भी कम होते। आप मुझे टारगेट दें, सर 1 हफ्ते में कंप्लीट करा दें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1 हफ्ते में अल्लाह की मेहरबानी से, मेरी कोई औकात नहीं, खत्म करा सकता हूँ। क्योंकि देखो ना, जो चीज़ समझ के, वो जो 3 इडियट्स में ना फ्रिज तोड़ देता है, तो तोड़ के हम अलहमदा बना चुके हैं। तो मुझे पता है मुझे कहाँ लेके चलना है, आपको कैसे लेके चलना है टाइम के हिसाब से। आज आप जो कैलकुलेशन करोगे ना, तो जो अभी मैंने आपको कहा था 2 चीजें, देखिए रोगे बाद में खुद, मेरी बात नहीं मानोगे रोगे, ठीक है। 2 चीजों पे जो मेहनत करेगा ना, वो आखिर में पेपर से निकलेगा दुआएं देता हुआ निकलेगा। और पढ़ाना मेरा काम है, इंटरेस्ट क्रिएट करना मेरा काम है। 2 चीजें आपकी हैं, प्रैक्टिस और करो ना यार, रिवीजन और प्रैक्टिस तो आपने करना है ना। तो काम दे रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मैंने सही बनाया ना, जानते हैं तो सही बनाया हो भाई, अब तो कर लो, कंप्लीट तो कर लो। सॉल्यूशन समझाना मेरा काम है भाई, ना समझ आए मेरा जिम्मा है ना। मैंने पढ़ा दिया, समझा दिया, प्रैक्टिस करा दी, तो करो ना कंप्लीट। 1-2 सवाल से काम नहीं चलेगा, याद रखना, सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये मैं अभी आपको जो सिखा रहा हूँ ना, इसके बाद इनकम टैक्स में हंटर लेके पीछे पड़ूंगा, मारूंगा मैं आपको, इतनी प्रैक्टिस करूंगा। जो आपको टेंशन होती है तो करो, भागो। अब ये 1-1.5 महीना आराम करने का नहीं है, काम का है, करोगे सुकून में रहोगे। उन बच्चों से भी आप आराम से पेपर कर लोगे जिन्होंने 6 महीने पढ़ा हो, क्योंकि मुल्क में 6 महीने में पढ़ो या 2 में पढ़ो, बात बराबर है। 6 महीने वाला भी नहीं पढ़ता, वो भी एंड पे आके 2 महीने में पढ़ता है, तो बराबर हो गया ना भाई। तो आपका पेपर देखिएगा आसानी से हो जाएगा, वो फंसे हुए होंगे, ठीक है ना। क्योंकि एक पता है क्या, एक इंसानी ज़हन है, टाइम ज्यादा होता है तो हम उसको ज्यादा फैला लेते हैं, टाइम कम होता है तो नैरो कर लेते हैं। तो ज्यादा टाइम में पढ़ने का फायदा भी नहीं है, ज्यादा टाइम में इतना फैला देते हैं कि वो समेटता ही नहीं है। तो इसीलिए हम फैला ही नहीं रहे, हम तो समेट के चल रहे हैं उसको। नेक्स्ट बेटा आप आए जरा टैक्स रेट लगाने के लिए। एक उसूल पहले सीख लो बेटा, यहाँ पे ये जरा लिख लो, रेट की बेटा 2 टेबल हैं, 2 टैक्स रेट टेबल्स, ठीक है बेटा। ये जरा टॉपिक लिख लें, 2 टैक्स रेट टेबल्स हैं। एक है सैलरीड पर्सन और नॉन सैलरीड पर्सन प्लस एओपी, ये सेम रेट दोनों पे अप्लाई करेगा। 2 टेबल्स हैं बेटा टैक्स रेट के, एक वो जो सैलरीड है, इसके रेट्स रिड्यूस्ड हैं कंपेयर टू दूसरे के जिसके रेट्स कम है। आपको ये बताएगा सैलरीड के रेट्स कम क्यों है? क्योंकि उसमें डिडक्शन अलाउ नहीं होती, तो उसको फायदा बराबरी कर दिया ना, रेट कम करके वो क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया। ओके हो गई बात। अब क्या है, फर्क कैसे करेंगे? देखिए टैक्सेबल इनकम जो आपकी होती है, जैसे इसमें है टैक्सेबल इनकम, आप ये ले आए, पहले सबसे पहले टैक्सेबल इनकम ले आए, सबसे पहले बेटा निकालेंगे उसका 75%। याद रखना 75% आप इसका निकाल लो, और फिर देखो कि सैलरी इस अमाउंट से एक्सीड कर रहा है कि नहीं कर रहा। इस 75% से अगर सैलरी एक्सीड कर रहा है तो सैलरीड पर्सन हो जाएगा, वरना नॉन सैलरीड होगा। देखिए इसकी सैलरी इसके बराबर है कि नहीं है, इससे कम है कि ज्यादा है, तो ले आए। सैलरी का अमाउंट कितना था इसका? सैलरी का अमाउंट था इसका, बताएं ज्यादा है कम है? ज्यादा है ना, तो किस टेबल में चला गया? सैलरीड, क्योंकि 75% टैक्सेबल इनकम का निकालेंगे। अगर उससे सैलरी ज्यादा है सैलरीड पर्सन, उससे सैलरी कम है इस 75% से, उसके बराबर है नॉन सैलरीड पर्सन, तो रेट चेंज हो जाता है। मुझे पता है रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? शाबाश। टैक्सेबल इनकम में सैलरी कितने कंपोनेंट पे कंप्राइज कर रही है? अगर टैक्सेबल इनकम फौरी से 75% निकालो, सैलरी को देखो, अगर वो उससे एक्सीड कर रही है, रेट कौन सा लगेगा? सैलरीड पर्सन वाला। टैक्सेबल इनकम का 75% निकाल के सैलरी से कंपेयर किया,
और अगर वो सैलरी कम है उस 75% से तो नॉन सैलरीड का टेबल लगेगा, राइट। तो फिर नॉन सैलरीड, अगर सैलरी हो ही नहीं तो नॉन सैलरीड। अब जरा आपके सामने ला रहे हैं हम टैक्स रेट्स, जो आज लर्निंग के हिसाब से आखिरी चीज है, और उसके बाद आपकी आज का सेशन एंड और प्लस आपका शुरू हो जाएगा आज ही प्रैक्टिस की कहानी शुरू। 2-3 में नंबर दूंगा, आपकी प्रैक्टिस उस पर शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा बेटा, ये जो मास्टर शीट्स हैं अब मैं शुरू कर रहा हूँ इनकम टैक्स की मास्टर शीट्स। इनकम टैक्स की जो मास्टर शीट्स है प्लीज इसको नोट कर देखो कि ये जो आपकी स्टार्ट हो रही है ना, ये देखें पहले ही मास्टर शीट पे रेट्स मौजूद हैं। शुरू में पहले ही मास्टर शीट पे रेट्स मौजूद हैं। ये देख रहे हैं, कुछ फेमिलियर लग रहा है आपको? ये टेबल लग रहा है फेमिलियर है? अभी आपने ये तो पढ़ा था पर्सन, ये देखें पर्सन की डिटेल्स, ये टैक्सेबल इनकम उसकी डिटेल्स, ये टैक्स ईयर, ये सारी इसमें मौजूद है। एक पेज पे बेटा सारी कहानी है, सारी कहानी। मैंने क्या कहा था, तुम दुआएं दोगे आखिर में। इसके पास ये मास्टर शीट्स नहीं है, प्लीज प्रिंट कर लो, करवा लो, एंड पे इसी से सारा कुछ पढ़ रहे होगे, ठीक है। अच्छा बेटा, अब ये है कि जो, हाँ बेटा, मैग्नीफाइंग ग्लास क्यों होना चाहिए? ये बेसिकली A4 साइज के लिए, जो डिजाइन ही नहीं था, हम तो A4 पे आप प्रिंट कर रहे हो इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा है ना, ये सिर्फ बड़ी साइज पे प्रिंट पेपर होता है उसका। एनीवे चलें भाई, ये देखिए लिखा है पहला टेबल नॉन सैलरीड, दूसरा टेबल सैलरीड। फर्क कैसे हम करते हैं? फर्क हम करते हैं 75%, ये देखिए 75% लिखा है, सब कुछ मौजूद है। अब मुझे बताएं कौन सा टेबल लगेगा, 1 और 2? 2 वाला। आए 2 वाले टेबल को लगाते हैं। ये जरा रेट सीख लें बेटा आज। देखिए सबसे पहले 6 लाख रुपए तक टैक्स नहीं है, दोनों टेबल में 6 लाख रुपए तक टैक्स नहीं है। आप सैलरीड हो कि नॉन सैलरीड हो, 6 लाख पे टैक्स नहीं है। टैक्स कब लगना शुरू होता है? जब 6 लाख से ऊपर जाएंगे। आए अगले 12 लाख, कहता है 6 लाख रुपए की इनकम हो मगर 12 लाख से ज्यादा ना हो तो ये टेबल अप्लाई करना। सीरियल नंबर 2, इसको हम स्लेब भी बोलते हैं, SLAB, स्लेब। स्लेब 2। स्लेब 3 कब आएगा? जब इनकम 12 से 22 के दरमियान होगी। इनकम 22 से 32 के दरमियान, और फिर 32 से 41। ये इस तरह आप पहले, सबसे पहले स्टेप क्या है? स्लेब ढूंढेंगे कि कौन सा स्लेब आपके केस में एप्लीकेबल है, और अगर 41 से ऊपर है तो यहां पे, ठीक है। पहला क्या है? फर्स्ट स्लेब। अगर 6 से 12 होगा तो रेट क्या है? 1%, ओके। मगर रेट अगर तीसरे स्लेब में आ गया 12 से 22, तो इस केस में पहले फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स है। ये क्या कहलाता है? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स, ये लेंगे। उसके बाद 12 लाख से एक्सीडिंग पे 11% लगाएंगे। तरीकेकार क्या होगा बताएं? सबसे पहले क्या करेंगे? क्या करेंगे? फिक्स अमाउंट लेंगे, ओके। अब जरा एक वर्किंग तो करके दिखाएं। इसी पे मैं आपको एक मिसाल देता हूं बेटा। हमारे पास इनकम थी 16 लाख रुपए की। स्लेब नंबर 3 पे चले जाएं, 16 लाख पे टैक्स कैलकुलेट करके दिखाएं। पहले तो सीधा सीधा 6000 लिया, फिर 16 लाख है ना, तो 16 लिखा, 16 लाख से माइनस करो 12 लाख, तो 4 आ गया। इस पे कितना रेट लगाओगे? 11% लगाओ, और प्लस करो उसमें कितना? 6000, 50,000। ऐसे है ना, 50 है ना सबका। रेट लगा लिया बेटा। अब सारे तवज्जो से सुनिएगा, तवज्जो से टोटल। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, 6000 कहां से आए? अब एक बात सुनिए, पिछला स्लेब, तीसरे नंबर से पिछला कौन सा है? 2, उस पे जाएं। उस पे इनकम कितनी थी? 12 तक, मगर 6 पे टैक्स नहीं होता, तो 6 माइनस कर लिया, कितना बचा? 6। 12 था ना मैक्सिमम, 12 मैक्सिमम है ना भाई, तो कितना माइनस करना है उसमें से? 6। तो कितना रह गया? 6। उसमें 1% पे लगाओ तो 1%। यहां से आया ये 6000।
अब एक बात सुनिएगा, हर पिछले स्लेब को पिछले रेट पे टैक्स कर रहा है, हर अगली इनकम को अगले पे टैक्स कर रहा है, क्योंकि अगर ऐसा ना करता तो रेट चेंज होने से वो मर जाता, क्योंकि सारी इनकम फिर नए रेट पे टैक्स हो रही होती। तो कहता है पिछली इनकम पिछले रेट पे, अगली इनकम अगले रेट पे। तो पिछली इनकम पिछले रेट पे टैक्स करने का तरीका क्या है, वो रेट लगा के अमाउंट निकाल के दे रहा है। ओके, मैं एक ग्रुप पे यूट्यूब वीडियो शेयर करूंगा अपनी बनाई हुई, सिर्फ इसी चीज पे। अभी आपको जो समझाया है यही चीज उसके अंदर मिसालें देख के कैलकुलेशन करके सिखा रहा हूं, तो आपके लिए और बेहतर हो जाएगा अगर कोई देख लेगा। नहीं देखेगा कोई बात नहीं है, मुझे यूट्यूब व्यूज नहीं चाहिए, ये बच्चों के लिए बनाया है ताकि उनको चीजें जो है जो एक्स्ट्रा सिखानी हो तो मैं वहां सिखा सकूं। ठीक है, अच्छा अब क्या है बेटा, बुनियादी तौर पे आपने देखा कि रेट अप्लाई करने में पहले फिक्स अमाउंट आता है, फिर इंक्रीमेंटल पे टैक्स लगता है, दोनों को ऐड करते हैं, फिक्स अमाउंट और इंक्रीमेंटल, फिक्स्ड और इंक्रीमेंटल, करेक्ट। हमारे केस में क्या है, इस केस में जो हमने अभी सवाल बनाया था कितनी इनकम थी, अब बताएं कौन से स्लेब पे जाएंगे, रेट कौन सा लगाया आपने, टेबल कौन सा होगा, सैलरीड के नॉन सैलरीड, सैलरीड, क्योंकि हमने देखकर कैसे पता चला था, 75% से पता चला था। अब जरा टैक्स कैलकुलेट करके दिखाएं आप इस इनकम पे, 4325 पे अप्लाई करके दिखाएं। 43 इसका मतलब आखिरी स्लेब लग रहा है। टैक्स लायबिलिटी में फिक्स्ड अमाउंट है पहले, और वो है 616, और इंक्रीमेंटल अमाउंट कितना आएगा, इंक्रीमेंटल में यहां रफ वर्क कर रहा हूं, ये रफ लिख रहा हूं, आप इसको कॉपी ना करें, यह करना है तो कर लें। ये टोटल अमाउंट है, कितना माइनस करना था उसमें से, स्लेब में से 41, कहता है जी 41 माइनस कर लो, क्या चीज, ये माइनस कर लो ऐसे ना, और उस पर रेट कितना लगाना है, 35% लगाना है। रेट बेटा बहुत ज्यादा थे लास्ट ईयर, इस दफा कम किए, सैलरीड पर्सन के रेट से इस दफा थोड़े कम किए, वो भी ये आखिरी रेट नहीं। ठीक है बेटा, ये आपका इंक्रीमेंटल अमाउंट आ गया। टैक्स ऑन इंक्रीमेंटल अमाउंट दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। रेट आपने लगा के खुद कर दी कैलकुलेशन भाई, टैक्स रेट लगा सकते हो। टैक्स रेट कैसे होता है, सेम टेबल मगर ज्यादा रेट्स, टेबल सेम ही है, ऐसे ही है, सेम मेथड से, मगर देखिए यहाँ पे 15%, ये देखिए 20, आखिरी रेट देखिए 45, नॉन सैलरीड तो मर ही जाता है, ठीक है, उसके तो रेट इतने ज्यादा है, मगर जो भी है एक ही तरीका है, सेम तरीके, फिक्स अमाउंट लो, इंक्रीमेंटल अमाउंट लो। ओके बेटा, कर लोगे ना, ऑनलाइन कर लोगे ना बेटा। अब आखिरी चीज सीख लो तो मैं अच्छा, अब आप आखिरी चीज पे आए, ये देखें आपका टैक्स लायबिलिटी आ चुकी है, ठीक है, ये टैक्स लायबिलिटी आपकी आ गई है। टैक्स लायबिलिटी से क्या लेस करते हैं बेटा, ये देखो टैक्स क्रेडिट। अब हम सवाल में क्रेडिट कौन सा है, ऑन डोनेशन, सवाल में डोनेशन पे क्रेडिट था, ये देखें है डोनेशन दिया इसने। अब 2 क्रेडिट का फार्मूला सीख लो आज बस, और आपने जो 1-1.25 घंटे की क्लास में सीखा है ना, ये कम से कम भी बेटा 5 दिन की चीजें, अगर जिस वजह से आप गए हो ना, यकीन कर लो बहुत अच्छा पेपर होगा इंशाल्लाह। इसी तरीके से जाए, क्योंकि आप में से किसी का मुझे ना वो रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा, जहनी रेजिस्टेंस होता है ना, कि नहीं ये तो मुश्किल है, ऐसे नहीं दिखा, आप सीखने की कोशिश कर रहे हो और आपको चीजें समझ भी आ रही है। ओके, अच्छा बेटा अब देखिए क्या है, हमारे पास 2 क्रेडिट्स होंगे, ये आप सिर्फ आज सीख लें, बाकी क्रेडिट्स थ्योरी है बाद में सीखेंगे। एक क्रेडिट आपके लिए एग्जामिनेबल जो न्यूमेरिकल में आएगा ना, डोनेशन पे आएगा, यहां आप प्राइवेट सेक्टर के पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करोगे, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड।
ठीक है, पेंशन फंड कौन सा है? नॉट ऑफ एम्प्लॉयर, नॉट ऑफ एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉयर वाला पेंशन फंड नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट फंड है, म्यूचुअल फंड्स की तरह है। तो जो पेमेंट करोगे वो कंट्रीब्यूशन कहलाएगी। ये दो है, सेम मेथड से कैलकुलेशन होती है। पता है हम क्या करेंगे? हम उठाएंगे डोनेशन कितना था। अब एक शीट मैं आज नहीं दिखा रहा, मैं कल या परसों वो इंट्रोड्यूस करूंगा आपके लिए। आज सिर्फ मैं आपको फर्स्ट राउंड के जरिए सिखाना चाहता हूं। ये देखें डोनेशन का कितना अमाउंट है, लिखें उसको 50,000 को, ठीक है, ये 50,000। इस पे डोनेशन का रेट अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? डोनेशन रेट, डोनेशन पे क्रेडिट रेट, डोनेशन पे क्रेडिट रेट। पता है क्रेडिट रेट कैसे आता है? इधर लेस कर रहे हैं ना डोनेशन, ये देखो डोनेशन इधर लेस कर रहे हैं, लेस क्रेडिट ऑन डोनेशन। अच्छा मैंने यहाँ ओके 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 सब रहने दे रहने दे। अच्छा बेटा ये लाइन ना रफ की है, मैं इसको इसलिए सोच रहा हूँ कि हटाऊं कि नहीं हटाऊं। आप इसको ये समझो, ओके, इग्नोर मारे। अच्छा बेटा अब देखिए ये अमाउंट किस चीज का है, क्योंकि ये मिक्सअप ना करें आपको, इसीलिए ये अमाउंट किस चीज का है? टैक्स लायबिलिटी का है। ये अमाउंट किस चीज का है बेटा? ये है टैक्सेबल इनकम। ओके हो गई बात। अब टैक्सेबल इनकम पे आपने क्या लगाया था? रेट। तो क्या मिला? अब गौर से सुनना, ये देखिए डोनेशन है ना, डोनेशन का कितना अमाउंट है? अब देखना मैं क्या ला रहा हूं, ये देखिए 50,000 डोनेशन की अमाउंट है। यहां मैं फिगर समझाने के लिए फिगर ला रहा हूं, ये फिगर ला रहा हूं। कौन सी फिगर लाया मैं? टैक्स लायबिलिटी की लाया। और मैं दूसरी फिगर ला रहा हूं यहां पे, ये देखें ये कौन सी फिगर लाया? ओके अब देखिए मैं करने क्या जा रहा हूं, मैंने उठाया डोनेशन का अमाउंट, मल्टीप्लाई किया मैंने और डिवाइड किया मैंने, ये क्रेडिट मिल गया। मगर आपसे मुझे एक चीज समझनी सुननी है, एक बात सुननी है मुझे। ये क्रेडिट मिला, ये फार्मूला क्या था? डोनेशन अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय करंट ईयर टैक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाय करंट ईयर टैक्सेबल इनकम, राइट? करंट ईयर लायबिलिटी डिवाइडेड बाय करंट ईयर टैक्सेबल इनकम। तो टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम। एक लफ्ज सुनना चाहता हूं, टैक्स, टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, टैक्स रेट। तो बोल रहा है एहसान का बदला एहसान, जिस रेट से तुम टैक्स दोगे उस रेट से मैं क्रेडिट दूंगा। अगर 25% से तुम टैक्स दे रहे हो तो 25% से क्रेडिट ले लो वैसे। भाई कुछ तो है ना। अब मुझे बताएं टैक्स रेट का फार्मूला क्या था? टैक्स रेट मालूम करना है, कैसे मालूम करूंगा? टैक्स रेट मालूम करना है, कैसे मालूम करूंगा? टैक्स डिवाइडेड बाय, उसी को क्रेडिट का फार्मूला बना दिया। अगर हम डोनेशन देंगे तो क्या करेगा? क्या करेगा? उस पे क्रेडिट रेट लगाएगा। ओके एक बात सुनिएगा बेटा, ये जो अमाउंट है ना, ये इस पे बस एक चेक इन बैलेंस होता है, बस एक चेक इन बैलेंस। क्या? कंपैरिजन, चेक इन बैलेंस नहीं बोलूंगा, कंपैरिजन। इसको कंपेयर करना होता है। आपको पता है ये स्ट्रेट डोनेशन टोटल नहीं लेंगे, टोटल फिगर नहीं लेंगे। एक आखिरी पॉइंट है, खत्म हो गई ये बात। आप एक हफ्ते की चीजें सीख गए हो एक क्लास 1 घंटे की में, और दिस इज ट्रू। बस इसकी एक पॉइंट सुनिएगा, डोनेशन की अमाउंट लेने से पहले 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम ले लो। पहले 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम ले लो। टैक्सेबल इनकम क्या है? यहां पे टैक्सेबल इनकम ये है, इसका 30% ले लो, 0.35 ले रहा हूं। ये क्यों? इन दोनों में से विच एवर लोअर पे रेट लगाएंगे। इन दोनों में से विच एवर इज लोअर पे हम क्रेडिट रेट लगाएंगे। यानी डोनेशन कंप्यूट करने के लिए एक्चुअल अमाउंट को और डोनेशन के एक्चुअल अमाउंट को और टैक्सेबल इनकम के 30% को कंपेयर करेंगे, विच एवर इज। इसका मतलब टैक्सेबल इनकम के 30% से ज्यादा डोनेशन दोगे ना तो क्रेडिट नहीं मिलेगा।
तो डोनेशन तुम टैक्स के फायदे के लिए देते हो या अल्लाह के लिए देते हो भाई? तो आखिरत में फायदा ही फायदा है, उधर तो 70 गुना होगा। हाँ? तो ये तो दुनिया के फायदे है ना भाई। अच्छा, अगर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड होगा, सेम फार्मूला, सेम अमाउंट रखो और 30% से कंपेयर करो, लोअर लेके टैक्स रेट लगा दो। समझ आ गई आपको? समझ आ गई है? चले, क्रेडिट आपका फार्मूला कितना था, अमाउंट कितना है इसमें 8 ये। तो अब आपको क्या मिल चुका है बताएं? टैक्स पेएबल। अच्छा, सबसे पहले मुझे सुनना है आप सारे बच्चों से कि क्या जो कुछ पढ़ा है समझ आया? सर ये टैक्स क्रेडिट दोबारा रिपीट करते हैं। टैक्स क्रेडिट बेटा डोनेशन पे कैलकुलेट किया है हमने, डोनेशन पे। डोनेशन अमाउंट हमारे पास था 50,000, तो मैंने कहा कि 50,000 या जो भी डोनेशन अमाउंट होगा उसको 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम से पहले कंपेयर करोगे, देखोगे कि टैक्सेबल इनकम के 30% से ज्यादा तो नहीं है, नहीं है उसको ले लो। अगर 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम से ज्यादा है तो 30% तक अमाउंट ले लो, और उस पर रेट क्या करोगे, टैक्स करंट ईयर का लिया और टैक्सेबल इनकम उससे डिवाइड कर दिया। तो जो ये दोनों चीजें हैं ना, टैक्स को टैक्सेबल इनकम से डिवाइड कर रहे हैं, टैक्स रेट होता है, तो उसी रेट से हमने 50,000 पे जब अप्लाई किया तो ये डोनेशन का क्रेडिट हमें मिल गया। ठीक है बेटा? अच्छा, अब एक आप मुझे बताएं, सबसे पहले वापस जा रहा हूं मैं इस पे शीट पे और आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप ये अब कह सकते हो कि आपको ये चीज समझ आ रही है? इधर क्या भाई? हाँ, ये सेकंड लास्ट। अच्छा, इसमें अब वापस जाओ भाई। अब आपको थोड़ा लग रहा है कि आपको चीजें आती हैं? अब जरा रिपीट करो तो बस अब घर जाते हैं। बताएं जरा। 5 हेड्स हैं, शाबाश। सैलरी, कम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन्स और अदर सोर्स। हर हेड में सबसे पहले अमाउंट चार्ज क्या लिस्ट करेंगे, डिडक्शन अलाउड, क्या मिलेगा, इनकम अंडर द हेड। इनकम अंडर द हेड को क्या करेंगे, सम करेंगे। सम करते वक्त लॉस होगा वो भी सेट अप हो जाएगा। उसके बाद क्या ऐड करेंगे, एग्जैम्प्ट इनकम, क्या मिलेगा, टोटल इनकम। फिर लेस क्या करेंगे, तो ऐड क्यों किया था, डिस्क्लोजर के लिए। अब हमें मिल गया टैक्सेबल इनकम और नेट टोटल इनकम। इससे लेस क्या करना है, कौन से डिडक्टिव अलाउंसेस, ज़कात, वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, ये लेस करेंगे। ज़कात कब लेस होगा, जब ज़कात एमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डिनेंस के तहत पे हुआ हो, निशानी क्या है, बैंक ने काट के जमा किया हो। और ये डिडक्टिव अलाउंसेस नेगेटिव में नहीं कन्वर्ट कर सकते, इसका मतलब जीरो से नीचे नहीं जा सकते। और आपके पास टैक्सेबल इनकम आ जाए तो उस पर रेट लगाएंगे, लायबिलिटी से क्रेडिट माइनस करेंगे। क्रेडिट की 3 टाइप्स हैं, फॉरेन टैक्स क्रेडिट, ग्रुप और एडवांस टैक्स। ग्रुप में 2 आपके एग्जामिनेबल हैं, डोनेशन और कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। इस पे कैसे कैलकुलेशन करते हैं, इस पे कैलकुलेशन करने का फार्मूला क्या है, A अपॉन B इंटू सी, A अपॉन B इंटू सी। C इसमें से 2 में से लोअर होगा, एक होगा डोनेशन का अमाउंट, दूसरा होगा 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। A अपॉन B बताओ क्या है, तो A क्या है, A है टैक्स लायबिलिटी, B क्या है, टैक्सेबल इनकम पिछले साल के करंट ईयर। अब आपको मैं आज चाहता हूं कि इसकी रिवीजन करो और प्रैक्टिस के लिए सवाल ग्रुप में भेजूंगा आज 6 बजे या 7 बजे, तब तक रिवाइज कर लोगे। 2 से 3 दफा इसको रिवाइज कर लो, इसी सवाल को दोबारा करो और 6 से 7 बजे के दरमियान आपको मैं प्रैक्टिस ग्रुप में भेजूंगा, उसको देख लीजिएगा, आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी इसकी एक्सटेंसिव। और जो प्रैक्टिस नहीं करेगा प्लीज वो सुन ले, वो रोएगा। जो प्रैक्टिस करेगा ना सुकून से समझ भी आएगा और आखिर में पेपर भी अच्छा हो जाएगा। प्रैक्टिस के अंदर ये ना देखो कि सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, कंप्लीट करना जरूरी है, क्योंकि गलत होगा ना तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा और मैं यहाँ बैठा हूं लाइव क्लास पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चले भाई, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। ऑनलाइन ठीक है ना बेटा, डन हो गया? रिवाइज करके बताएं बेटा 6 बजे तक आपको, ठीक है? चले बेटा, अल्लाह हाफिज बेटा। हाँ भाई, आप जल्दी क्लास एंड करो तो किसी की क्लास हमने यहाँ लेनी है।